Today I am going to talk about equipotential surfaces and their properties. In my previous videos, I had talked very little about equipotential surfaces when I was solving numericals based on electric field and potential gradient. Today I am taking that topic, means equipotential surfaces, in a proper manner. In the previous video I had only explained a little bit when that topic came in use while solving some numericals. Okay, fine. So now let's start. So first of all, what is an equipotential surface? जैसा इसका नाम है, देखिए, इक्विपोटेंशियल. इक्वी मीन्स बराबर, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल जो वर्ड है सीधा फिजिक्स का, इट मीन्स ऐसी कोई सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है. तो इट मीन्स अगर हमें डेफिनेशन इसकी लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? एनी सरफेस over which all points are on same potential is known as equipotential surface. Correct? All points are on same potential. Same potential means, इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में लिखें, और a surface on which there is no potential difference, no potential difference between एनी टू पॉइंट्स, तो उसको भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं. राइट. अब ये सरफेस जो है इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है. बेटा शोर नहीं करो, है ना. इस जो शेप है, सॉरी, ये जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है. ये किसी भी शेप में हो सकती है. ये जरूर तो मीन्स हमें सभी पॉइंट्स, बस बेसिकली सरफेस बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि उसका हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो. तो अब इसको हम बेहतर समझने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा समझते हैं. जो बात बोली है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इस लाइन को हम मैथमेटिकली ट्रीट भी करेंगे अभी आगे. तो सबसे पहली बात, प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं. प्रॉपर्टीज़ नंबर 1. बिफोर गोइंग अहेड, इस लाइन को यूज करते हैं, दैट सेम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, इस बात को यूज करते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो था, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाय क्यू. करेक्ट. या इसी लाइन को मैंने कैसे लिखा था, अगर आपको याद हो, वी वी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट. ये सेम इस तरह से मैंने लिखा था. और इस लाइन का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. अब कोई एक सरफेस बना लेते हैं, ठीक है ना. अच्छा, इस सरफेस बनाने से पहले ये जो पार्ट है डेल्टा वी ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डेल्टा वी तो ज़ीरो होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है ना. मान लेते हैं कोई सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ. अब मैं मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, रैंडम सरफेस बना ली मैंने. इस सरफेस पर ये दो पॉइंट्स हैं, ए और बी. करेक्ट. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यानी डेल्टा वी ज़ीरो है. अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो आप खुद ही सोच के देखिए, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी
बाय क्यू नॉट क्या बन जाएगा, वर्क डन ए बी इक्वल टू ज़ीरो। कैसे ज़ीरो आया ये, आई थिंक ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये लाइन हम लिख देंगे, दैट इज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम किसी चार्ज को मूव करें तो वर्क डन ज़ीरो होगा। अपोजिट भी बोल सकते हैं। क्या अपोजिट बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन ज़ीरो है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या दोनों पॉइंट्स किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का हिस्सा हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई करेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा इसी बात को यूज करते हैं। वर्क डन जो मैंने अभी लिखा, वर्क डन जो मैंने लिखा, इसको ही यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा है तो इस लाइन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी आर इक्वल टू ज़ीरो। करेक्ट। एफ डी आर का मीनिंग क्या होगा, क्यू नॉट ई इक्वल टू ज़ीरो। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एफ इक्वल टू फॉर्मूला मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्यू नॉट ई होता है ये फॉर्मूला। करेक्ट, तो आई होप नहीं हो रही हो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हो रही थी तो मैंने दोबारा लिख दिया है ये फॉर्मूला, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये आया क्यू नॉट ई डी आर ज़ीरो। अब क्यू नॉट तो चार्ज है, ये क्या है चार्ज, तो ये तो ज़ीरो होता नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ई डॉट डी आर इक्वल टू ज़ीरो, ई डॉट डी आर इक्वल टू ज़ीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है, तो ए से बी के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यानी एक वेक्टर ड्रॉ करें तो उसको बोलेंगे हम डी आर वेक्टर, है ना। तो ई भी वेक्टर है, डी आर भी वेक्टर है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट, देखिए डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है, जब, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, ई इज़ नॉट ज़ीरो, डी आर इज़ नॉट ज़ीरो। अगर ऐसा है, राइट, इसको मैं थोड़ा जगह कम है तो ऊपर लिख देता हूँ, हेयर ई इज़ नॉट ज़ीरो, डी आर भी ज़ीरो नहीं है। तो अगर ई और डी आर दोनों ही ज़ीरो नहीं हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है ओनली व्हेन ई एंड डी आर आर परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वैसे आप सभी को ये आता है बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए और बी ज़ीरो नहीं है, ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, और डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि कॉस थीटा के बेस ज़ीरो आ रहा है। कॉस थीटा ज़ीरो मीन्स कॉस 90, 90 मीन्स ए और बी परपेंडिकुलर हैं, यानी यहाँ पर ई और डी आर परपेंडिकुलर हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल surface. Electric field lines are perpendicular to equipotential surface. तो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि मैंने जो डायग्राम बनाया था, अब अगर हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो वो इस तरह से बनेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, अपवर्ड या डाउनवर्ड भी बनाई जा सकती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये डी आर था, ये इस तरफ डी आर था, राइट, फाइन।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात नेक्स्ट हुई जो कि इम्पॉर्टेंट है, हम सबको याद रखनी पड़ेगी। फाइन। अब नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर इस नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी समझने से पहले मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये इंसर्ट पहले से डायग्राम कर लिया था जिससे हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छे डायग्राम बनाना तो बिल्कुल आसान होता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई हैं, डॉट डॉट जो बनाए हुए हैं, सर्कल, स्फेरिकल या सर्कल जो दिख रहे हैं हमें इस डायग्राम में, तो सर्कल ही समझ में आएंगे, 3 डायमेंशनल शेप तो समझ में आएंगी नहीं। एनीवे, तो ये जो डॉट डॉट बना रखे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ अगर हम स्फीयर्स बनाएं तो वो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगी। ठीक है, हम जितने भी सरफेसेस बनाना चाहें बनाएं, वो सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। अच्छा, एक बात इसमें समझने के लिए है कि सबसे अंदर वाली जो सरफेस है, जैसे मैं भी एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये एक स्फीयर है, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस r है। अब ये अच्छा डायग्राम तो नहीं है लेकिन ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियस r का मैंने ये जो स्फीयर बनाया, एक दूसरा स्फीयर बना लिया जिसकी रेडियस मान लेते हैं s है। अब इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है r रेडियस की, इस सरफेस पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई। इसी तरह से ये जो सरफेस बन रही है, इस सरफेस पर भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, करेक्ट। तो इसी तरह से डायग्राम में भी ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं। एक सबसे अंदर सर्कल बना है छोटा सा, फिर एक, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरह से सर्कल बनाए गए हैं। लेकिन इसमें एक बात है जो शायद आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले चार्ज के बाद जो सबसे पहले स्फीयर बना है, यानी जो सर्कल शेप में दिख रहा है, सर्कुलर जो बना है, वो बहुत छोटा सा है। फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा नज़र आ रही होगी, आई होप आप समझ रहे होंगे, दिख रही है जो। उसके बाद की डिस्टेंस और ज़्यादा हो गई है, उसके बाद की डिस्टेंस ही और ज़्यादा हो गई है। हर बार डिस्टेंस ज़्यादा की हुई है। अगर नहीं भी करते ज़्यादा तब भी गलत नहीं होता ये डायग्राम तो, लेकिन इसमें जो बनाया गया है वो समझते हैं। ये डायग्राम जो सोच के बनाया गया है, ई के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये ध्यान से समझिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। ई इक्वल टू माइनस dy/dr, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें dv की वैल्यू फिक्स रखनी है, अगर हमें dv की वैल्यू फिक्स रखनी है, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, मैंने जो डायग्राम बनाया उस पर ध्यान दीजिए। इसको मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल है पहले वाले पर, इस वाली सरफेस पर मान लेते हैं पोटेंशियल 10 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल है मान लेते हैं 7 वोल्ट इस पूरी सरफेस पर, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 वोल्ट पर ये था, 7 वोल्ट पर ये है 7 वोल्ट पर, दिस वॉज एट 10 वोल्ट, दिस इज एट 7 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सरफेसेज इज 3 वोल्ट। देन फॉर सेम 3 volts now, if we want to get another surface which is again at 3 volt lower potential, because 10 से 7 हुआ, अब 7 से next 4 volt, then next surface, okay, which is at 4 volt will be now further, means ये 10 centimeter है, then this distance let us say is x, and this x will be greater than 10. This x has to be greater than 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से ग्रेटर क्यों? ये फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया कि मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, दिस इनर स्फीयर, दिस वन
is at 10 volt. Next surface I have drawn which is at 7 volt. It means potential difference between these two surfaces is 3 volt. कैसे potential difference? Because ये 10 पर था, ये 7 पर है, 7 वोल्ट, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मैंने बताया, एज्यूम किया। देन नेक्स्ट सरफेस अगर हम बनाना चाहें जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जिनमें जितना कि पहले दोनों सरफेस के बीच में था, इसका मीनिंग 3, तो 10 7 मीन्स नेक्स्ट 4 अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो जो नेक्स्ट की जो डिस्टेंस होगी, अब x जो डिस्टेंस मैंने यहाँ बनाई है ये 10 से ज़्यादा होगी, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में। इसका मीनिंग ये हुआ फॉर dv टू बी सेम बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस E is inversely proportional to dr. E is inversely proportional to dr. ये लाइन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, इसको मैं लिख देता हूँ, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer in the regions of strong electric field. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लिख दे रहा हूँ अकेला, थोड़ा जगह भी बचेगी। एंड फार्दर अपार्ट in the regions of weak field। तो ये बात यहाँ से आप आई होप समझ गए हों। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ फॉर dV टू बी सेम बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, जो ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। इसी पर बेस्ड और डायग्राम भी समझिए। अब अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए था, सेम डायग्राम नेगेटिव चार्ज के लिए ही भी बन सकता है, बस ये एरो की डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, इतना सा ही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। नेगेटिव चार्ज के लिए ये जो डायग्राम है ये सेम होगा, बस एरो की डायरेक्शन इन्वर्ट होगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देख लेते हैं एक डायपोल के लिए। फॉर डायपोल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब एक बात जो याद दिलाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ई परपेंडिकुलर टू dr। तो इसमें देखिए ये जो डार्क लाइंस बनी हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिन पर मैं टिक लगा रहा हूँ, करेक्ट। बस इनके परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करनी है सरफेसेस, राइट। तो ये इनके परपेंडिकुलर सरफेसेस हैं। अब इस जो डायग्राम है इस पर थोड़ा ध्यान देने लायक बात क्या है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंसेस कम होगी। किन के बीच की डिस्टेंस? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस। यही बात यहाँ देखो डायग्राम में मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो एरिया है इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में स्पेशली ज़्यादा है, तो देखिए पास पास में है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की साइड कम है, राइट। तो यहाँ पर ये सर्कल्स देखिए बड़े दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से इसमें भी है, ये देखिए ये डिस्टेंसेस पीछे बहुत ज़्यादा है, यहाँ देखिए कितना कम है। क्यों कम है? बिकॉज ये जो एरिया है ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है, ठीक है ना। तो ये बात इन डायग्राम में ठीक से बनानी होगी। तो ये कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बनी है इसमें और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज, सभी जगह।
ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ कहीं इम्पॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट, अब ये बनाया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो बनाई हैं, ये बनाई हैं ड्यू टू द पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, और देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी हैं, उसमें ऐसी बनेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायग्राम जो है देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से सीधी लाइंस जा रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर दोनों के सभी जो सरफेसेस हैं राइट वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो बनाना ही होगा हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेसेस जो रेक्टेंगुलर बनाई हैं, रेक्टेंगुलर सरफेसेस बनी हुई हैं, तो ये इस तरह से बनेंगी राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगा। इसको एंजॉय करिए। थैंक यू।